हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है। इन दिनों देश में एक बहस छिड़ी हुई है कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह का जवाब दिया। पहले खबर आप दोबारा रिमाइंड कर लें। खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले वहाँ जो तूफ़ान आया था उसकी एक समीक्षा बैठक के लिए वो बंगाल गए और वहाँ पर ममता बनर्जी अपने मुख्य सचिव के साथ आधे घंटे लेट पहुंची, प्रधानमंत्री को इंतज़ार कराया और उसके बाद फिर वो वहां से चली गई। तो इस बात की प्रधानमंत्री ने भी कहीं शिकायत दर्ज कराई या खेद जताया कि नाराज़गी दिखाई कि इस तरह का मुख्यमंत्री को एक रोल अदा नहीं करना चाहिए था। उधर ममता बनर्जी ने भी जवाब दिया उसका, लेकिन बहरहाल प्रधानमंत्री के दम को चोट पहुँची और प्रधानमंत्री ने दिल्ली पहुँच करके एक बाकायदा एक ऐलान कर दिया कि जो मुख्य सचिव थे उनको दिल्ली हाजिर किया जाए। तो मुख्य सचिव जो थे वो ममता बनर्जी के साथ थे। अब जब मुख्यमंत्री जा रही हैं तो क्या ये संभव है कि जो उस प्रदेश का मुख्य सचिव है वो ममता बनर्जी से ये कहता कि दीदी मुख्यमंत्री जी आप जा रही हैं, आप चले जाइए, मुझे यहाँ पर बैठना पड़ेगा। हालांकि उनको बैठने के लिए भी नहीं कहा गया। उसका दम को चोट पहुँची और उनको कहा कि सुबह 10 बजे आप हाजिर हो जाइए। अब ममता बनर्जी ने भी अपनी इसको नाक का इशू बनाया और उनको किया ये कि उनका रिटायरमेंट होने भी वाला था कल 31 तारीख में, उनको रिटायरमेंट कराया, रिटायरमेंट दिलवाया और हालांकि उसको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका था केंद्र की तरफ से इसी पिछली 24 तारीख में, और 3 साल के लिए अपना मुख्य सलाहकार घोषित कर दिया। यानी कि टिट फॉर टैट ये खबर चल रही है, आपको सबको मालूम है। अब हालिया एक वीडियो ममता बनर्जी की आई है जिसमें बहुत तालियां पिट रही हैं और जो विपक्ष है प्रधानमंत्री के खिलाफ जितने भी लोग हैं, पार्टी हो या समाज हो या लोग हों, वो इतना खुश हैं कि इतना ज़बरदस्त जवाब देने वाली एक आयरन लेडी आई है। उसने कहा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम, आप खुद सुनिए, उन्होंने कहा कि इस तरह का संबोधन किया तो इसके अंदर हर एक दर्शक जो है ना वो बड़ा खुश हो रहा है कि वाकई एक आयरन लेडी आई है और उसने आकर के प्रधानमंत्री के दम को ऐसी चोट पहुंचाई और उसने जो है जवाब दिया मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर बिजी प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, आप मुझे दबाना चाहते हैं, आप ये काम नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ा एक रोचक विषय है, वो वीडियो काफ़ी चल रहा है और प्रधानमंत्री को भी अपनी कहीं ना कहीं उस कार्यालय को और उसके जो पक्ष के लोग हैं, सत्ता के लोग हैं, उन्हें भी लग रहा है कि यार ये जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं ये एक चुनौती के रूप में आ रही हैं, जबकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का काम ये नहीं है। इन दोनों का काम क्या है ये तो मैं आपको 2 मिनट बाद बता दूंगा, लेकिन पहले जो बात को बताने का मकसद है वो सुन लीजिए। खबर तो ये है, अब इस खबर में ममता बनर्जी ने 2 बात कही हैं कि भाई जितनी भी पार्टीज़ हैं विपक्ष की, जितनी भी सरकारें हैं और जितने एनजीओज़ हैं और जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने आईएएस अधिकारी हैं, वो यूनाइट हो जाएं, बी टुगेदर और अपने एक लड़ाई लड़ें, है ना, फाइट द बैटल। कौन सी लड़ाई लड़ने के लिए कह रही ममता बनर्जी? ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री संविधान और लोकतंत्र के साथ बाउंड हैं। वो एक कदम भी न संविधान के बाहर जा सकते हैं न लोकतंत्र के बाहर जा सकते हैं, उनकी सीमाएं हैं। वो कौन सा गृह युद्ध करना चाहती हैं, सारे जो खबरों में चल रहा है इस समय वो ये चल रहा है, बहुत रोचक अंदाज में लोग सुन भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या किया और ममता बनर्जी ने क्या किया। बात ये चल रही है कि तीसरा अंश जो ममता बनर्जी का है, उन्होंने जो यूनाइट होने के लिए कहा वो किसके लिए कहा? भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा है, केंद्र सरकार के लिए कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहा है, किसके लिए कहा है और किसको यूनाइट करना चाहती हैं और किस तरह की लड़ाई करना चाहती हैं? यदि वो राजनीतिक एक लड़ाई है तो उसके अंदर आईएएस अधिकारी को इकट्ठा करने की क्या ज़रूरत है? तो ये हाल जो पैदा हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दम दिखाते हुए जो उस आईएएस अधिकारी को जो बुलावा भेजा है वहाँ से शुरू हुई है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व नेताओं में आपका शुमार हो रहा है और आप ये काम कर रहे हैं कि एक अधिकारी जो ममता बनर्जी के साथ थे मुख्य सचिव के रूप में, उनको बुलावा भेज देते हैं सिर्फ आप इसलिए कि वो भी उठ के इसके साथ चले गए थे। आपका बड़प्पन क्या इस बात को सूट करता है? देश के प्रधानमंत्री को ये बात शोभा देती है, ये बात सूट करती है कि एक जो नौकरशाह है, एक जो नौकरी करने वाला आईएएस अधिकारी है जिसके हाथ में आपकी नीतियों को इम्प्लीमेंट करना है, उसको आप ये सजा दे रहे हैं कि आप दिल्ली आ जाइए। अब फिर उसमें क्या हुआ? उसमें यह हुआ कि ममता बनर्जी ने जैसे को तैसा दिखाते हुए किया यह है कि उसने उनका रिटायरमेंट दिलाया, हालांकि रिटायरमेंट का एक्सटेंशन भी खुद ही लिया था। अब उस अधिकारी को बॉल समझ रखा है कि मैं रखूंगी या तुम रखोगे।
आपकी लड़ाइयों से देश कहाँ जा रहा है? कल ही रिपोर्ट ये आई है कि भारत की अर्थव्यवस्था -7.5 के करीब है, तो 7.30 के करीब है। इस बात की सोचने की जगह लड़ाई इस चीज़ की चल रही है कि ममता बनर्जी ने कितना बेहतरीन जवाब दिया है और प्रधानमंत्री ने दीदी ओ दीदी ये इलेक्शन में क्या आए वो। आप अपनी गरिमा को देखते हुए किस तरह के स्लोगन देते हैं और आपके जो अंधभक्त हैं वो उसको किस तरह से ट्रोल करते हैं, फिर क्या ये तरीका देश चलाने का है, चुनाव लड़ने का है? पूरी दुनिया आपसे कहती रही कि कुंभ मत लगाइए, आप जो है रैलियां मत कीजिए, कोरोना की बीमारी है, लेकिन आपकी समझ में नहीं आई। आप वहाँ पर दीदी ओ दीदी कर रहे हैं। एक पत्रकार ने फेसबुक पे लिखा दीदी ओ दीदी के जवाब में, चचा ओ वो फला वाले चचा। अब ये फला वाले चचा जो हैं ये आप फिल्म में देख सकते हैं। एक फिल्म आई अभी मिर्ज़ापुर करके, उसमें एक पत्रकार ने अपने फेसबुक पे लिखा चचा, वो मुन्ना भैया करके एक डायलॉग बोलता है। यानी कि हम और आप दर्शक, यार मैं आप अपनी बात कर रहा हूँ जो मेरी बात सुन रहे हैं इस समय, ये वीडियो शायद नौकर शायद तो ना सुन पाए, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आप तमाम वो सीन भूल गए कि जो अभी अस्पतालों के बाहर दम तोड़ते हुए लोग थे, जिनको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था, जिनको बेड नहीं मिल पा रहा था, जो अस्पताल में नहीं मिल पा रहा था, बच्चे मर रहे थे, महिलाएं मर रही थे, बूढ़े मर रहे थे, उस सीन पर आप जो है ना अपने आहें निकाल रहे थे। अचानक आपका पैटर्न ये चेंज हुआ, इस मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया ने ये किया कि दीदी ने बहुत शानदार जवाब दिया है और प्रधानमंत्री का वो डायलॉग बहुत अच्छा था। इस काम के लिए बहुत सारे मोबाइल में गेम हैं, फिल्मी दुनिया मौजूद है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ पर तालियां पीटिए। ये तो वहाँ पर होता है। दर्शकों में आपसे मुखातिब हूँ कि जहाँ पर एक छोटी चवन्नी छाप दर्शक जो होते हैं वो एक हीरो को एक घूंसे में जब गाड़ी उड़ा देता है उस पर तालियां बजाते हैं। आपको तमाम वो चीज़ें भूलने के बाद आप इस चीज़ पर आ गए कि ममता बनर्जी ने बड़ी शानदार आयरन लेडी होकर जवाब दिया है। ममता बनर्जी ने क्या जवाब दिया, उसकी क्या इम्पैक्ट है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन बात ये सुनिए कि दर्शक इसी बात को तमाम बातें भूल चुके। प्रधानमंत्री अपनी गरिमा से बाहर आकर के दीदी ओ दीदी, ये आपके चेहरे पर सूट करता है, आपके पद पर सूट करता है, आपकी उम्र पर सूट करता है। और ममता बनर्जी जिस तरह से डायलॉग बोल रही हैं वो बाकायदा गृह युद्ध की तरफ नहीं लेके जा रहा कि यह चीज़। अब जो प्रधानमंत्री के खिलाफ हैं वो आयरन लेडी ममता बनर्जी को कह रहे हैं और जो प्रधानमंत्री के जो पक्ष में है वो ममता बनर्जी को निरंकुश मुख्यमंत्री बता रहे हैं। आप भी बाउंड हैं एज ए चीफ मिनिस्टर और आप भी बाउंड हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर। आप संविधान के बाहर, भारतीय संस्कृति के बाहर, लोकतंत्र के बाहर कैसे कोई बात निकाल सकते हैं? आप देश से बाहर जाते हैं नोटबंदी के दौरान और हथेलियां पीट करके आप क्या बोलते हैं कि पैसा नहीं है, शादी घर में है, नोटबंदी के दौरान। ये मजाक उड़ाने वाला जो आपका पुराना रवैया है वो हमने चुनाव में भी देखा और आज जो है यहाँ पर ये हो रहा है कि आप अधिकारियों को बुला रहे हैं। अब तो अधिकारी नहीं आएगा, वो आप उसका फंड रोक दीजिएगा, उसके जो आगे की पेंशन है उसको रोक सकते हैं आप। लेकिन एक बात ये बताइए, अब मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, क्या हुआ? गार्जियन का काम ये होता, सीनियर का, बड़े का काम ये होता कि छोटे यदि निरंकुश होते हैं तो उन्हें तरकीब से अपने घर की परिधि के अंदर, अपने ख़ानदान की परिधि के अंदर, अपने इलाके की परिधि के अंदर उनका जो है इलाज किया जाता है, समझाया जाता है। मुख्यमंत्री ने तो जवाब दे दिया आपको। और मैं बात ये कर रहा हूँ कि दो बातें करने के लिए मैं हाजिर हुआ कि पहली बात दर्शकों की कि वो तमाम बातें भूल गए। एंकर्स जो हमारा बेवकूफ़ बनाते हैं वो सही बनाते हैं, वो सही बनाते हैं आपके साथ म्यूजिक पैदा करके, जो जोर जोर से डायलॉग बोला करके और कुछ वहाँ पर मुर्गे लड़ा करके, और दर्शक बिल्कुल भूल जाते हैं फिर सारी बात। इकोनॉमी में जहाँ बात होनी चाहिए वहाँ बात ये हो रही है कि ममता बनर्जी ने किस तरह का डायलॉग बोल दिया और लोग खुश हो रहे हैं। क्या इसके खुश होने से आप मुझे बताइए भारत की अर्थव्यवस्था सही हो जाएगी? गाज़ा में अगर मुसलमान मरते हैं, टॉपिक दूसरा नहीं है, वही है। हिंदुस्तान के अंदर एक ट्रेंड चलता है, आई स्टैंड विद इसराइल, तो गाज़ा की महिलाएं और बच्चे मरने पे क्या भारत में तरक्की हो जाएगी? आप किस तरह के समाज को जन्म दे चुके हैं और उस समाज से मैं मुखातिब हूं कि वो समाज क्या करता है। आई स्टैंड विद इसराइल, गाज़ा के किसी आदमी ने आके यहाँ बम फोड़ा है भारत में, किसी ने नागरिकता मांगी है यहाँ पर, सिर्फ इसलिए आप उसका विरोध कर रहे हैं गाज़ा का कि वहाँ पर जो है मुसलमान मरने वाले हैं और इसराइल उसको मार रहा है, इसलिए आप इसराइल के पक्ष में खड़े हैं। नेपाल जो हमारा पड़ोस में देश है, वहाँ एक परिवार के सदस्य ने अपने पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया था। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया रोई थी। हम भी रोए थे, मुस्लिम भी रोए थे, ईसाई भी रोए थे, सिख भी रोए थे, हिंदू भी रोए थे। किसी के मरने पर आप आई स्टैंड विद इसराइल चलेंगे, ये आपकी मानसिकता है। अगर देश को भारत की इकोनॉमी में, भारत के स्टैंडर्ड में अगर ये बात सहायक हो तो मैं भी ये इस वाले उसका समर्थन कर दूं, लेकिन ये समर्थन भी तो गलत है।
बुनियादी चीज़ गलत है। आप एक ऐसे समाज को पैदा कर चुके हैं, सत्तारूढ़ पार्टी की बात मैं कर रहा हूं, कि जो ये नहीं देखती है कि भारत की इकोनॉमी कहां जा रही है, रोज़ाना हमारे जीवन यापन में कितनी मुश्किलें आ रही हैं, और इस चीज़ पर हम जा रहे हैं कि किस तरह से हमारा एक वर्ग विशेष को पेश टाइट करने वाली जो पार्टी आएगी हम उसको वोट दे देंगे। कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है केंद्र सरकार से, सूबों की सरकारों से, कि आपने कोरोना काल में आप इतने विफल क्यों हैं। विपक्ष बोलता है, कोई अगर 2-5 अगर एंकर कुछ बात करते हैं तो उनको नक्सली कह दिया जाता है, उनको देशद्रोही कह दिया जाता है, उनको मौलाना कह दिया जाता है। ये स्तर आ चुका है। बहरहाल अपने मौके की बात पे मैं आता हूँ कि ममता बनर्जी ने किस बात का आह्वान किया। इस बात का आह्वान किया कि आप टुगेदर एनजीओ से कहा, पार्टी समझ में आ रहे, राजनीतिक आप लड़ाई लड़ सकते हैं संविधान के अनुरूप, लेकिन आप एनजीओ को इकट्ठा करके या आईएएस अफसर अधिकारियों की लॉबी करके आप किस तरह का बैटल जीतना चाहती हैं, आप कौन सा माहौल तैयार करना चाहती हैं। और प्रधानमंत्री जी, आपने कौन सा मौका दिया इनको इस बात को कहने का। आपके पास प्रधानमंत्री कार्यालय में कितने सारे काम है देश को आगे ले जाने के लिए। वैक्सीन एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है पूरे भारत का, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने में जहां पर हमारी पूरी की पूरी सलाहियतें सर्फ हो जानी चाहिए, वहां पर इस बात पर लड़ा जा रहा है कि एक आईएएस अधिकारी को दिल्ली बुलाया जाए। और मुख्यमंत्री जो है वो ये कह रही है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। ये जो डायलॉग बाजी चल रही है, ये बताइए भारत को ये कहां लेकर जाएगी। आप इस तरह के डायलॉग से बाजाएं। और बहरहाल मैं प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बोल रहा हूं, ना मैं ममता बनर्जी को बोल रहा हूं, मैं कहना उन नेताओं से चाहता हूं कि जिन लोगों को फोटो खिंचवाने का शौक है या इस तरह की चर्चाओं में रहने का शौक है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत शानदार कलाकार हैं, बड़े अच्छे डायरेक्टर्स हैं, उनको बुलाइए, 10-5 फिल्में बनवाइए, अपना जो मन की शांति उसे कर लीजिए। आप रोजाना एक नया इशू छोड़ देते हैं, जो भारतीय दर्शक म्यूजिक के साथ एंकरों की जो उछल कूद है उसको देखने के साथ वो बिजी हो जाता, पुरानी बातें भूल जाता है। लेकिन उस सूरत में उसके पीछे क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, आपका मेरा आम लोगों का जीना दुश्वार इतना हो रहा है कि रोजमर्रा की चीजें रोजाना महंगी होती जा रही है, लॉकडाउन की स्थिति है और कारोबार आने वाले समय में आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता। बच्चों के स्कूल बंद है, बच्चों का फ्यूचर बंद है। इसकी सोचने की बात की जगह भारत को यह सोचना चाहिए, भारत की सरकार को यह सोचना चाहिए और हमारे दर्शकों को और जो हम वोटर्स हैं उनको यह सोचना चाहिए कि कौन सी सरकारें मनमोहन सिंह की तरह काम कर रही थी, कौन सी सरकारें पीवी नरसिम्हा राव की तरह काम कर रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो काम किया, धार्मिक उन्माद फैलाने वालों का बहिष्कार करके जो देश की तरक्की के अंदर योगदान दे उसको करें। इसी बात पे बगले बजाने से कब तक फायदा। हमने 370 हटा दी और पूरे विपक्ष को 370 का समर्थन करने में क्या जा रहा है। क्या कश्मीर को अलग भेजना चाहते थे? कश्मीर को भले इन्होंने राजनीतिक उसके अंदर फायदा लिया है, लेकिन कश्मीर अगर भारत का एक अंग था और अंग उसके अंदर मिल गया है तो इसके अंदर विपक्ष को हल्ला काटने की जरूरत क्या है? क्या इसको हम पाकिस्तान को दे देते? दोनों ही सब ये जो है ना एक मिसाल होती है कि इस हम्माम में सब नंगे, ये सब लोग इस तरह के हैं, ये पार्टी के नेता इस तरह की राजनीति कर रहे हैं अक्सर बेशतर, ज़्यादातर इनकी तादाद ऐसी है कि इन्हें सिर्फ अपना रोज़ाना का इशू इसलिए चाहिए कि विपक्ष को जो है सत्ता पे कैसे हमला करना है और सत्ता को अपनी बगले बजाने का कब मौका मिले, चाहे वो जीएसटी हो गलत तरीके से लगाई गई हो, चाहे वो नोटबंदी हो गलत तरीके से लागू कर दी गई हो, चाहे ये तालाबंदी हो, कोई भी काम हो, ये अपनी प्रशंसा करने से नहीं चूकता सत्ता पक्ष और विपक्ष इस अंदाज में रहता है कि हमारे हाथ में कोई मौका लग जाए। इस दोनों की लूरा कुश्ती में क्या हो रहा है? भारत का नुकसान हो रहा है। आज भारत जिसके पड़ोसी देश चीन सुपर पावर बनने जा रहा है 2027 जैसा कि अनुमान बताया जा रहा है, उसकी इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है। क्या कोरोना वहां नहीं था? उन लोगों ने धर्म की आग में अंधे ना होकर के देश को आगे बढ़ाने की बात की, वो मंदिर और मस्जिद की लड़ाइयों में नहीं रहे। और ये जो एंकर्स टीवी के हैं ना, जो जहर जो फैला रहे हैं, इन लोगों ने आप लोगों के अंधभक्त तो ये तो अंधभक्त तो पार्टी ने बनाया है, लेकिन आप सब लोगों को भी जो है ना जो बिल्कुल अंधा बनाया है बाकी लोगों को, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुबह को उठ के रात तक गालियां देने का काम करने की कोशिश करते हैं। आप ये सोचिए कि प्रधानमंत्री जब ये बन गए हैं, इनको देश के लोगों ने चुना है, तो इनसे अच्छे कामों की उम्मीद कीजिए, किसी भी माध्यम से आगे इनसे अच्छे कामों की तरफ राग़िब कीजिए, सिर्फ इसलिए कि इनकी खिंचाई हो जाए, कोई गलत काम हो जाए। पूरी की पूरी मीडिया इनकी चाटुकार बन रही है और आप लोग सही काम को, 370 का सही काम है उसको भी सही कहने को तैयार नहीं है। वजह यह है, अब ये देखिए दो बातें हो गई हैं। एक तो इन डायलॉग बाजी से बाहर आइए, क्या चाहे वो दीदी दीदी कर रहे हो, चाहे ये ममता बनर्जी अब कर रही हो, वो प्राइम मिनिस्टर और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इन डायलॉगों में मजे मत लीजिए। मजे लेने दूसरे काम बहुत सारे मौजूद हैं, मनोरंजन है, बहुत सारी साइट्स हैं आपके पास, आप जाकर के कोई ना कोई सीरीज देख लीजिए।
लेकिन इन नेताओं से सवाल पूछिए और ये सवालों को जवाब अगर नहीं देते तो चुनाव के अंदर अपनी वोट का इस्तेमाल कीजिए। धार्मिक पशु मत बन जाइए उस समय सिर्फ ये देखिए कि मेरा भारत भी इतना ही ज्यादा तरक्की करे जैसा कि बाहर के मुल्क कर रहे हैं। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।